हमारे संविधान में कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो एक इंस्टीट्यूशन को, एक संस्था को, आप कह सकते हैं, लगभग अनलिमिटेड पावर देते हैं। ये आर्टिकल्स भारत के सुप्रीम कोर्ट की कहानी बताते हैं। ये सिर्फ एक अदालत नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र का एक तरह से गार्डियन है। तो चलिए आर्टिकल 124 से 147 के जरिए इसकी शक्तियों की परतों को खोलते हैं। सोचिए, जब दो राज्य पानी के लिए लड़ते हैं या जब सरकार का कोई कानून हमारे अधिकारों पर ही सवाल खड़ा कर दे, तो आखिरी फैसला कौन करेगा, किसका कहा माना जाएगा? यही वो सवाल है जो हमें सीधे भारत के सुप्रीम कोर्ट तक ले जाता है, वो जगह जहां आकर हर कानूनी बहस खत्म हो जाती है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये अदालत बनती कैसे है और इसके जज कौन होते हैं। फिर हम इसके अधिकार क्षेत्र, मतलब इसके ज्यूरिसडिक्शन को जानेंगे, इसकी कुछ हैरान करने वाली शक्तियों को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि संविधान की व्याख्या का, उसे इंटरप्रेट करने का आखिरी हक इसी के पास क्यों है। किसी भी महान इमारत की तरह सुप्रीम कोर्ट की भी एक मजबूत नींव है, एक फाउंडेशन है। तो सवाल यह है कि संविधान ने इसे बनाया कैसे है, इसकी ईंटें क्या है और इसकी दीवारें कितनी मजबूत हैं। सब कुछ शुरू होता है आर्टिकल 124 की बस इस एक लाइन से, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ध्यान दीजिए, हो सकता है नहीं, बल्कि होगा। मतलब ये कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की एक जरूरत है। ये वो स्तंभ है जिसे संविधान ने खुद स्थापित किया है, जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और कई दूसरे जजेस। तो सवाल है, कितने जजेस? आज के दिन ये नंबर है 34। एक चीफ जस्टिस और 33 दूसरे जजेस। वैसे ये संख्या हमेशा से इतनी नहीं थी। जैसे जैसे देश के मामले बढ़ते गए, संसद ने न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस संख्या को भी बढ़ाया है। इन जजेस को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और ये 65 साल की उम्र तक अपनी सेवा देते हैं। संसद इनकी सैलरी तो तय करती है, लेकिन सबसे अहम बात वो आखिरी पॉइंट में छुपी है। इन्हें हटाना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की एक बेहद मुश्किल प्रक्रिया है, और यही वो कवच है जो उन्हें बिना किसी डर या दबाव के फैसला सुनाने की आज़ादी देता है। जरा इस प्रक्रिया की जटिलता देखिए। ये एक ऐसा किला है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। पहले संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव आता है, फिर एक कमेटी आरोपों की जांच करती है और फिर इसे दोनों सदनों में 2/3 जैसी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना होता है। ये प्रक्रिया जानबूझकर इतनी कठिन बनाई गई है ताकि कोई भी सरकार आसानी से किसी भी जज को हटा ना सके। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कोर्ट का स्ट्रक्चर कितना सॉलिड है, लेकिन इसके अंदर काम कैसे होता है? अगर किसी को यहाँ तक पहुँचना हो तो न्याय के कौन-कौन से दरवाजे खुले हैं? इसे समझने के 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। इसे आप एक इमरजेंसी गेट समझिए, जो सिर्फ खास मामलों के लिए खुलता है, जैसे जब केंद्र और राज्य के बीच कोई बड़ा विवाद हो। मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू होता है। दूसरा रास्ता है अपीलेट जुरिसडिक्शन, जो एक आम सीढ़ी की तरह है। यहाँ मामले निचली अदालतों से होते हुए अपील के जरिए ऊपर तक पहुँचते हैं। लेकिन इन 2 रास्तों के अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास एक मास्टर की भी है, एक ऐसी चाबी जो न्याय का कोई भी दरवाज़ा खोल सकती है, चाहे वो कितना भी बंद क्यों न हो। यह एक असाधारण और लगभग असीमित शक्ति है। ये पावर आती है आर्टिकल 136 से। अब इसका मतलब समझिए। देश के किसी भी कोने में किसी भी अदालत या ट्राइब्यूनल ने कोई भी फैसला सुनाया हो, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इंसाफ के लिए उस मामले को सुनना जरूरी है, तो वो उसे सुन सकता है। ये शक्ति इसे सचमुच सुप्रीम यानी सर्वोच्च बनाती है। तो कोर्ट के पास केस सुनने के रास्ते तो हैं, पर अपने फैसलों को लागू करवाने और न्याय को यकीनी बनाने के लिए उसके पास कुछ खास औजार भी तो होने चाहिए, राइट? संविधान उसे यही असाधारण शक्तियां देता है। इनमें से पहला औजार है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा देने की शक्ति। सीधी भाषा में कहें तो अगर कोई अदालत के फैसले को मानने से इनकार कर दे या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाए, तो अदालत उसे सजा दे सकती है। ये शक्ति इंश्योर करती है कि अदालत के ऑर्डर्स सिर्फ कागज पर ना रह जाएं। और फिर आता है आर्टिकल 142, जो शायद सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र है। ये अदालत को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय यानी कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी आदेश देने की शक्ति देता है।
देखिए, कभी कभी कानून हर स्थिति के लिए रास्ता नहीं दिखा पाता। ऐसे में ये आर्टिकल अदालत को अपना रास्ता बनाने की शक्ति देता है ताकि न्याय अधूरा न रह जाए। तो ये पूर्ण न्याय आखिर असल में दिखता कैसा है? जरा सोचिए, किसी मामले में सबूत मिटाए जा रहे हों तो अदालत जांच का आदेश दे सकती है। अगर किसी पीड़ित को दशकों तक मुआवजा ना मिला हो तो अदालत सीधे मुआवजा दिलवा सकती है। ये शक्ति तब काम आती है जब न्याय के रास्ते में कोई कानूनी अड़चन आ जाए और मौजूदा कानून नाकाफी लगे। और हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है ना, तो वो सिर्फ उस एक केस का फैसला नहीं होता। आर्टिकल 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला पूरे भारत की सभी अदालतों पर लागू होता है। मतलब एक तरह से उसका फैसला ही देश का कानून बन जाता है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सर्वोच्च होने का मतलब ये नहीं कि अदालत से गलती नहीं हो सकती। आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को खुद अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की, उसे रिव्यू करने की शक्ति देता है। ये दिखाता है कि न्याय कोई पत्थर की लकीर नहीं है और सबसे ऊंची अदालत भी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार रहती है। तो ये सारी शक्तियाँ, फैसले सुनाने की, न्याय करने की और खुद को सुधारने की, ये सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट को उसकी सबसे बड़ी भूमिका तक ले जाती हैं, संविधान का अंतिम व्याख्याता और रक्षक। जब कानून के मतलब पर सवाल उठता है तो आखिरी शब्द इसी का होता है। आर्टिकल 147 इस भूमिका पर, आप कह सकते हैं, एक फाइनल मोहर लगा देता है। देखिए, संविधान के शब्द कई बार जटिल हो सकते हैं। जीवन के अधिकार का क्या मतलब है? समानता की सीमा क्या है? जब ऐसे सवाल उठते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ही यह तय करता है कि उन शब्दों का असली मतलब क्या है, और उसका फैसला अंतिम होता है। और इस सुप्रीम अथॉरिटी को बनाए रखने के लिए कुछ और सपोर्टिंग आर्टिकल्स भी हैं। जैसे आर्टिकल 144, ये पक्का करता है कि देश की पूरी मशीनरी, हर अधिकारी अदालत की मदद करे। आर्टिकल 145 इसे अपने काम करने के नियम खुद बनाने की आज़ादी देता है ताकि कोई बाहरी दखलंदाजी न हो। और आर्टिकल 130 इसे देश की राजधानी में स्थापित करता है, जो इसके राष्ट्रीय महत्व को दिखाता है। अदालत की एक और भूमिका है जो थोड़ी सरप्राइजिंग है, राष्ट्रपति के सलाहकार की। आमतौर पे सरकार और अदालत अलग अलग काम करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जहां दोनों सीधे एक दूसरे से बात करते हैं। आर्टिकल 14(3) के तहत राष्ट्रपति किसी भी जरूरी कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं। लेकिन इस टेबल की आखिरी लाइन पर गौर कीजिए। क्या ये सलाह मानना जरूरी है? जवाब है नहीं। ये दिखाता है कि सलाह देने के बाद भी अंतिम निर्णय लेने की शक्ति कार्यपालिका के, मतलब एग्जीक्यूटिव के पास ही रहती है, जो शक्तियों के बंटवारे का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आखिर में इन सभी अनुच्छेदों को जब हम जोड़कर देखते हैं तो एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ एक अदालत नहीं, बल्कि संविधान का प्रहरी है, उसका गार्डियन है। यह विवादों को सुलझाता है, हमारे अधिकारों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि देश कानून के रास्ते पर ही चले। और अब एक आखिरी सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर अदालत के पास आर्टिकल 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की असीमित शक्ति है, तो क्या आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को दी गई उसकी सलाह को भी बाध्यकारी नहीं होना चाहिए, ताकि न्याय का